नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस में प्रथम प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सामने है पहला प्रश्न, शिक्षा के विभिन्न अर्थ बताइए। उत्तर है शिक्षा एक अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में। शिक्षक को प्रशिक्षण दिए जाने वाली संस्थाएं शिक्षा महाविद्यालय के नाम से जानी जाती हैं। इन प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण में सिद्धांत अथवा शिक्षण अभ्यास पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इन सभी विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली अध्यापक तैयार किया जाना है। बीएड अथवा एमएड की कक्षाओं की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं के शिक्षा विभाग पृथक रूप में रहते हैं। इस प्रकार के शिक्षा विभागों का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना होता है। देखिए दोस्तों, शिक्षा एक अध्यापक के प्रशिक्षण के रूप में विभिन्न कक्षाएं चलती हैं, बीएड एमएड की कक्षाएं चलती हैं। और दोस्तों, जो शिक्षा की व्यवस्था होती है एक महाविद्यालय में प्रशिक्षण संस्थानों की तरफ से किया जाता है, जिसमें आपको सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के सिखाया जाता है और शिक्षण अभ्यास कराया जाता है, ताकि वो आप बालकों को जाकर पढ़ाएं तो इस प्रकार से पढ़ाएं, सुव्यवस्थित रूप से पढ़ाएं। इसलिए आपको प्रशिक्षण पहले प्राप्त करना होता है। दूसरा पॉइंट है आपके सामने, शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन। आज के युग में सामाजिक परिवर्तन शिक्षा द्वारा लाया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक समस्याओं पर भी नियंत्रण लाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही नारी शिक्षा तथा सामाजिक रूढ़िवादिता का अंत किया जा सकता है या अंत किया गया है। अतः बच्चों में बचपन से ही सामाजिकरण का समावेश किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य मंत्र माना गया है। देखिए दोस्तों, शिक्षा के द्वारा ही हम समाज में व्याप्त विभिन्न जो कुरीतियां हैं, जो विभिन्न रूढ़िवादिता है, जो विभिन्न ऐसी परंपराएं हैं जो समाज के लिए घातक है, समाज के लिए सिद्ध अच्छे नहीं है, इसको तभी अंत किया जा सकता है जब समाज के प्रत्येक बालक, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री शिक्षित होगा। दोस्तों, शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन है। कोई भी कुछ भी हो, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे शिक्षा हो, हर शिक्षा का, हर रीति रिवाज का रूपांतरण होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे कि दोस्तों, यदि हम बात करें, हमारी हिंदी जो है, हिंदी की शुरुआत सबसे पहले संस्कृत से हुई है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, हिंदी के बाद खड़ी बोली आई। अब दोस्तों हम लोग मानक हिंदी पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हम अंग्रेजी बोलेंगे। दोस्तों, तो इस प्रकार जिस प्रकार एक हिंदी मतलब कि जिस प्रकार भाषा का रूपांतरण हो रहा है, भाषा का परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार दोस्तों मानव जीवन को सरल बनाने के लिए सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा निरंतर विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा को विकास की प्रक्रिया माना गया है। शिक्षा के द्वारा बालक का सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक विकास किया जाता है। इन सभी विकासों के द्वारा बालक आगे बढ़ पाता है। शिक्षा शास्त्रियों तथा दर्शन शास्त्रियों ने भी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया माना है। देखिए दोस्तों, जो शिक्षा है, शिक्षा का विकास निरंतर होता रहता है, सतत होता रहता है, धीरे धीरे होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी कार्य हम एकाएक नहीं कर पाते हैं। कोई भी चेंजमेंट, कोई भी बदलाव, जिस स्तर पर मनुष्य ने आज जीवन, जिस स्तर पर मनुष्य का आज का जीवन स्तर है, जिस स्तर पर आज जी रहे हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले 100 साल बाद इस स्तर का नहीं जिएंगे और हम पिछले 1000-2000 साल पहले देखेंगे तो मनुष्य का जीवन बहुत कठिन था। यही दोस्तों शिक्षा है, मानव जीवन को सरल बनाना। और दोस्तों, शिक्षा का विकास जो होता है वह निरंतर धीरे धीरे होता है। शिक्षा के द्वारा ही हम समाज में परिवर्तन लाते हैं, शिक्षा के द्वारा ही हम विकास करते हैं, मनुष्य अपना विकास करता है। और दोस्तों, शिक्षा निरंतर परिवर्तनशील है, शिक्षा का निरंतर विकास होता है। अब देखिए दोस्तों, गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अर्थ उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के रूपों का सर्वांगीण विकास करे। देखिए दोस्तों, एम के गांधी मतलब महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी महोदय कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अर्थ उस प्रक्रिया से है बालक का संपूर्ण विकास हो, उसके शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आत्मा का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो दोस्तों, तो उसे हम शिक्षा कहते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट है, शिक्षा एक विनियोग है।
विनियोग से तात्पर्य लागत से अधिक उत्पादन, अर्थात विनियोग का अर्थ है किसी भी मद को जो व्यय किया जाता है या लागत लगाई जाती है उससे अधिक पूंजी प्राप्त हो, उसे विनियोग कहा जाता है। अभिभावक शिक्षा पर इसलिए व्यय करते हैं क्योंकि उसके बदले में जो भी प्राप्त हो वह लागत से अधिक हो, इसलिए माता पिता बालक व बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए आप विनियोग क्या है। विनियोग का मतलब दोस्तों वह होता है जैसे कि हम किसी भी वस्तु में जो दाम खर्च करें हमको लागत के रूप में उससे अधिक पैदा होकर मिले। जैसे कि दोस्तों जब हम लोग गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं की बुआई दोस्तों हम कम खर्च में करते हैं, लेकिन दोस्तों जब हमको अन्न उपजता है तो जो दोस्तों अन्न के दाने पूरा गेहूं के खेत में मिलते हैं वो हमारे लागत से अधिक होता है। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार शिक्षा एक विनियोग है। शिक्षा में जो हमारे माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, बच्चों पर इसलिए खर्च करते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे आने वाले समय में यदि शिक्षित हो जाएंगे तो जितना हमने खर्च किया है उससे अधिक बच्चे कमा सकेंगे, जीविकोपार्जन के लिए अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे आसानी से, और दोस्तों उससे अधिक व्यवसाय कर सकेंगे, कमा सकेंगे, या उससे अधिक वह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा का यह एक मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति तथा महत्व बताइए। उत्तर है, पहला पॉइंट है, विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है, चाहे वह बच्चा प्रतिभाशाली हो या पिछड़ा हो। देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा हम किसे प्रदान करते हैं। विशिष्ट शिक्षा दोस्तों प्रतिभाशाली बालक और पिछड़े बालक को दी जाती है। देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा सामान्य बालकों को नहीं दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा प्रतिभाशाली बालक को दिया जाता है और पिछड़ा बालक को दिया जाता है। और दोस्तों विशिष्ट शिक्षा विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपके सामने, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के समाज के साथ समायोजन में सहायता करती है। देखिए दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षा है यदि हम विशेष बच्चों को देंगे तो समाज में समायोजन अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक और पिछड़ा बालक को विशेष शिक्षा क्यों दी जाती है, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक बात समझिए, जो प्रतिभाशाली बालक है जिसका IQ लेवल 140 से ऊपर है, यदि उसे सामान्य बच्चा की कक्षा में बैठा दिया जाए तो दोस्तों जो शिक्षक पढ़ाएगा वह सामान्य बच्चा सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लेकर अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को पढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों जो प्रतिभाशाली बालक है वह शिक्षक के जो बता रहा है, जो समझा रहा है, उस विषय वस्तु को जल्दी समझ लेगा तो उसको कक्षा में पढ़ने में मन बाकी समय में नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों शिक्षक जो होगा वह अपने स्तर के अनुसार सभी बच्चों के स्तर के अनुसार चलेगा। दोस्तों ऐसे जो प्रतिभाशाली बालक है यह विशेष शिक्षा लेने से वंचित रह जाएंगे, यानी कि दोस्तों ये अपने जो इनके अंदर प्रतिभा है वह प्रतिभा दब जाएगी। इसी प्रतिभा को निखारने के लिए दोस्तों इनको अलग से एक विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अब दोस्तों देखिए, ये तो हो गया प्रतिभाशाली बालक के संदर्भ में विशेष शिक्षा। अब हम बात कर लेते हैं पिछड़े बालकों के संदर्भ में विशेष शिक्षा। देखिए दोस्तों, जो अत्यधिक पिछड़े बालक है, जो अत्यधिक मंदबुद्धि बालक है, जो अत्यधिक विकलांग बालक है, ऐसे बालकों को भी हम पिछड़े बालक की श्रेणी में रखते हैं और विशेष शिक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब सामान्य बालक की कक्षा में जब पिछड़ा बालक अपना समायोजन नहीं कर पाता है, नहीं पढ़ पाता है, तो ऐसे बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब तीसरा पॉइंट है आपके सामने, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों की पहचान व निदान में सहायक है। देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से ही जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे कौन होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, पिछड़ा बालक होते हैं। ऐसे बालकों की निदान, पहले दोस्तों हम पहचान करेंगे, पहचान का मतलब क्या होगा, फिर उसके बाद पहचान व निदान। निदान का मतलब होता है किसी भी समस्या के बारे में जानकारी प्रदान करना, निदान करने में दोस्तों सहायक होती है। देखिए दोस्तों, आप डिस्पेंसरी या डॉक्टर के डिस्पेंसरी पे पहले जाते हैं, दोस्तों आपके सामने बोर्ड लिखा रहता है निदान केंद्र। निदान का मतलब होता है सबसे पहले किसी भी बीमारी का, किसी भी समस्या का पहचान करना, पहचान करने के बाद हम उसका उपचार करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके सामने, विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति विकासात्मक है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है तथा उसमें आत्मविश्वास का संचार करती है। देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा जो है यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जाती है। पांचवा पॉइंट है आपके सामने, विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, जब विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक या पिछड़े बालकों को हम रखेंगे तो ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए दोस्तों विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की आवश्यकता होगी, क्योंकि बालक जो अध्यापक होगा वह उसके
उसके स्तर के अनुसार, आयु के अनुसार, उसकी बुद्धि क्षमता के अनुसार वह पढ़ाएगा। तो दोस्तों विशेष पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसे बालक सामान्य बालक की कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, और विभिन्न शिक्षण सामग्रियों की भी आवश्यकता होगी। अब दोस्तों देखिए अगला पॉइंट आपके सामने, विशिष्ट शिक्षा द्वारा पिछड़े बच्चों को उनके स्तर के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से ही जो पिछड़े बालक हैं, जो मंद बुद्धि के बालक हैं, या दोस्तों ऐसे बालक हैं जो पढ़ने में कमजोर बालक हैं, ऐसे बालकों को विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, उन्हें समाज में समायोजित किया जा सकता है, उन्हें अपने जीविकोपार्जन के लिए तैयार किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, यह शिक्षा बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों व अभिरुचियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। देखिए दोस्तों चाहे विशिष्ट शिक्षा हो चाहे सामान्य शिक्षा हो, सभी शिक्षा व्यवस्था में यह शिक्षक का उत्तरदायित्व, मुख्य उत्तरदायित्व होता है कि वह बालक की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को बनाए, ध्यान में रखकर उसको पढ़ाए। और दोस्तों जो पाठ्यवस्तु शिक्षक पढ़ाए वह बालक के व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर पढ़ाए, क्योंकि जो बालक होता है वह कक्षा में अपने घर के आसपास के वातावरण के ज्ञान को लेकर आता है। उसी ज्ञान के वातावरण की सहायता से जोड़कर जो शिक्षक है उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह बालक को अपने जो विषय वस्तु, जो पाठ्यक्रम है वो बाहर के ज्ञान से जोड़कर पढ़ाए, ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। अगला पॉइंट है आपके सामने, विशिष्ट शिक्षा सार्वभौमिक प्रकृति की शिक्षा है। सार्वभौमिक मतलब होता है सभी तरह से, चारों तरफ से। यह शिक्षा सभी प्रकार के विशिष्ट बच्चों को दी जाती है, चाहे वे बच्चे धर्म, जात, लिंग, रूप या आकार के अनुसार भिन्न ही क्यों न हो। देखिए दोस्तों सार्वभौमिक का मतलब हुआ जैसे मतलब कि सभी प्रकार के इसमें लोग आ जाते हैं, जिसमें धर्म, जात, लिंग, रूप, आकार या किसी भी प्रकार के दोस्तों बच्चे भिन्नता ही क्यों न रखते हो, लेकिन दोस्तों विशिष्ट शिक्षा किसी में भेदभाव नहीं करेगी। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है आपके सामने, प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा लेने का अधिकार है, अतः विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा का अधिकार है। देखिए दोस्तों भारत में यह व्यवस्था की गई है, प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा लेने का अधिकार है, लेकिन दोस्तों विशिष्ट जो बालक हैं इनको भी विशिष्ट शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अब देखिए दोस्तों अंतिम पॉइंट है आपके सामने, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के हर पक्ष का विकास करती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो या सामाजिक हो या संवेगात्मक हो। विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से बच्चों के हम प्रत्येक पक्ष का विकास कर सकते हैं, चाहे वह मानसिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो या किसी भी प्रकार की हो। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। उत्तर है प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था या संस्था के कुछ लक्ष्य व उद्देश्य होते हैं। देखिए दोस्तों कुछ भी हम कार्य करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं अपने लक्ष्य को प्रदान करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोस्तों, प्राप्त करने के लिए। देखिए दोस्तों इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा भी सामान्य शिक्षा की तरह देश के विकास, समाज का पुनर्गठन, नागरिक विकास, समाज की में फैली बुराइयां मिटाना आदि विभिन्न प्रकार के उद्देश्य लेकर चलती है। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षा के कुछ निम्नलिखित उद्देश्य भी हैं। देखिए दोस्तों विशिष्ट शिक्षा हमारे समाज में समाज का पुनर्गठन, नागरिक का विकास हो, समाज में जो कुरीतियां फैली हुई कुरीतियों को मिटाने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वह भी विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है आपके सामने, विशिष्ट बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्व पहचान तथा निर्धारण करना। देखिए दोस्तों विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह हो, सबसे पहले विशिष्ट बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान किया जाए, उसका निर्धारण किया जाए, फिर उसके बाद उसका उपचार किया जाए। दूसरा पॉइंट है शारीरिक दोष की दशा में इससे पहले कि वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हो उनकी रोकथाम के लिए उपाय करना। देखिए दोस्तों विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट बालक अर्थात कुछ विकलांग बालक भी आते हैं, तो ऐसे बालकों को जो शारीरिक दोष है, इनकी शारीरिक दोष यदि उत्पन्न है दोस्तों, इसको यदि वे मतलब कि उनकी जो समस्या है, जो बीमारी है वह गंभीर होने से पहले उसकी पहचान की जाए, उसकी रोकथाम की व्यवस्था कर ली जाए। अब दोस्तों देखिए तीसरा पॉइंट है आपके सामने, विशिष्ट बच्चों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना ताकि वे अपने आप को समाज में समायोजित कर सके। देखिए दोस्तों विशिष्ट जो बालक हो, शिक्षक का दायित्व यह होता है कि उसे इस प्रकार शिक्षा देना ताकि वह समाज में समायोजित हो सके। अगला पॉइंट है शारीरिक रूप से बाधित बालकों का पुनर्वास करना। अब दोस्तों अगला पॉइंट है, इस शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट बच्चों के प्रति माता पिता व समाज के लोगों की सोच व दृष्टिकोण को बदलना है। देखिए दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए, विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो समाज में जो लोगों की गलत संकीर्ण
जो धारणा बन गई है कि जो विशिष्ट बालक है या जो पिछड़े बालक है या दोस्तों जो विकलांग बालक है, जो जिनकी मंद बुद्धि जो बालक है, वह समाज में कुछ नहीं कर सकते, वह पिछड़े ही रहेंगे। उनको मतलब कि वो शारीरिक रूप से जो बाधित बालक है, ऐसे बालक में समाज में यह धारणा बन गई है कि ऐसे बालक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों समाज के इस दृष्टिकोण को बदलना है, माता पिता के इस दृष्टिकोण को बदलना है कि विशिष्ट बच्चे भी महत्वपूर्ण हैं, वे भी जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं कर सकते हैं, वे भी कमा सकते हैं, वे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, सामान्य बच्चों की तरह जीवन यापन कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला पॉइंट है, विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विशेष बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, चौतरफा विकास करना है, चौमुखी विकास करना है, जिसे हम सर्वांगीण विकास कहते हैं। सर्वांगीण के विकास का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी देना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन तैयार करना। देखिए दोस्तों विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो शारीरिक रूप से बाधित बालक है, जो अस्थि बाधित बालक है, जो अस्थि रूप से विकलांग बालक है, ऐसे बालकों की शिक्षण समस्याओं की पहले जानकारी देना, फिर उसमें सुधार हेतु सामूहिक संगठन तैयार करना। अब दोस्तों अगला पॉइंट है, विशेष बच्चों को इस प्रकार का वातावरण प्रदान करना जिससे वे देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। जो विशेष बच्चे हैं उन्हें इस प्रकार का वातावरण देना कि वे देश के मुख्य धारा से जुड़ सके। मुख्य धारा का मतलब यह है कि वह समाज में व्याप्त सभी कार्य में भाग ले सके। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर है, शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर मतभेद रहा है कि विशिष्ट बच्चों को विशिष्ट शिक्षा विद्यालयों में दी जाए या सामान्य विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों के साथ दी जाए। असमर्थ बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, असमर्थ बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने यह महसूस किया कि विशिष्ट बच्चों को सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उसमें हीन भावना न आए, वे समाज की मुख्य धारा से अलग न हो। देखिए दोस्तों एकीकृत शिक्षा की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत इसलिए हुई दोस्तों कि 18वीं शताब्दी से पहले जो सबसे पहले विशिष्ट विद्यालय खोले गए और दोस्तों उसमें विकलांग बालक जो थे, जो शारीरिक रूप से मंद बालक थे, इनको अलग प्रकार से शिक्षा दी जा रही थी। जब दोस्तों इनको अलग प्रकार से शिक्षा दी जा रही थी तो मनोवैज्ञानिकों ने यह महसूस किया कि जो बालक पढ़ने जाते थे उनके मन में यह हीन भावना हो जाती थी कि वे सामान्य बालकों की तरह नहीं हैं, सामान्य बालकों की तरह जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, सामान्य बालकों की तरह नहीं पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वे हीन भावना से ग्रसित हो जाते थे। तो इसी हीन भावना को दूर करने के लिए व समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि यह जो विशेष बालक है, जो विशिष्ट बालक है, जो कम शारीरिक रूप से बाधित बालक है, जो कम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या कम श्रवण शक्ति वाले बालक है, इनको कुछ विशेष उपकरण की सहायता से सामान्य बच्चों के साथ यदि शिक्षा दी जाएगी तो यह बच्चे भी सामान्य बच्चों के समान महत्वपूर्ण समझे जाएंगे और उनके मन में प्रोत्साहन होगा कि हम भी समान बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, हम भी इनसे कम नहीं हैं। तो ऐसे बच्चे सीखने के लिए ज़्यादा लालायित होंगे और वे समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ सकेंगे। अब देखिए दोस्तों, समाकलित शिक्षा का प्रत्यय अभी नया है। अमेरिका में 1975 ईस्वी में अमेरिकन कांग्रेस ने प्रत्येक अक्षम बच्चों को शिक्षा का एक कानून पास किया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य असमर्थ बच्चों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना था। भारत भी समाकलित शिक्षा अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है। इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि कम अपंग बालकों को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समाकलित या एकीकृत शिक्षा की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, अमेरिका में 1975 ईस्वी में अमेरिकन कांग्रेस ने प्रत्येक अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा का एक कानून पास किया था, एक बिल पास किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि असमर्थ जो बच्चे हैं वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, वे भी समाज के प्रत्येक सामान्य बालकों की तरह कार्य कर सके, वे भी समाज में महत्वपूर्ण समझे जा सके। और दोस्तों इसी समाकलित शिक्षा का भारत भी समर्थन करता है। अमेरिका के मुख्य आंदोलन का ही परिणाम है दोस्तों जो भारत में समाकलित शिक्षा का उद्भव हुआ। और दोस्तों समाकलित शिक्षा में वही अपंग बालक व सामान्य बालक आते हैं। अपंग बालकों को जो दोस्तों कम अपंग बालक हैं, यहाँ देखिए दोस्तों अंडरलाइन हम कर रहे हैं, कम अपंग बालक जो है और जो कम अपंग बालकों को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समाकलित या एकीकृत शिक्षा की आवश्यकता है। समाकलित और एकीकृत का मतलब सामान्य विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है आपके सामने,
20वीं शताब्दी के अंत तक नए विचारों व नई तकनीकी ने विकलांग बच्चों के शिक्षा के नए रास्ते खोल दिए। यह महसूस किया गया कि कम व मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को अतिरिक्त सहायता या प्रबंध करके, जैसे विशेष कक्षाएं, विशेष अध्यापक आदि की सहायता से समान बच्चों के साथ शिक्षित किया जा सकता है। लागत व विषय वृत्तांत के संदर्भ में भी यह कम खर्चीली है। समता व अवसरों की समानता के सिद्धांत के अनुसार भी विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की अवधारणा ही उत्तम है। देखिए दोस्तों, 20वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी के अंत तक यह नया विचार या नई तकनीकी आई और दोस्तों यह महसूस किया गया कि जो विशिष्ट बालक है या दुनिया सामान्य बालकों के साथ कुछ विशेष उपकरण के माध्यम से जो विकलांग बालक है, जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक है, ऐसे बालकों को कुछ ऐसे उपकरण दिए जाए कि वे सामान्य बालकों के साथ पढ़ सके। जो दृष्टिबाधित बालक है, जो कम दृष्टिबाधित बालक है दोस्तों, ऐसे बालकों को कुछ चश्मा की सहायता से, जो जिसको कम सुनाई देता है, ऐसे बालकों को श्रवण यंत्र के द्वारा सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में बैठाकर यदि शिक्षा प्रदान की जाएगी तो शिक्षा भी व्यवस्था भी कम खर्चीली होगी और एक ही शिक्षक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो और दोस्तों विभिन्न जो क्रियाकलाप है जब एक ही विद्यालय में होंगी तो बच्चे जल्दी सीखेंगे और अपने आप को विशिष्ट व महत्वपूर्ण समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है आपके सामने, ध्यानपूर्वक देखिए। एकीकृत शिक्षा की आवश्यकता एवं विशेषताएं क्या है? देखिए दोस्तों, उत्तर है एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों के अंतर्गत विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो एकीकृत शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय, जो सामान्य विद्यालय का मतलब सामान्य बच्चे भी रहेंगे, विकलांग बच्चे भी रहे, सामान्य विद्यालयों के अंतर्गत विशेष कक्षा में दोस्तों पढ़ाया जाता है। विकलांग बच्चे अलग कक्षा में तो पढ़ते हैं परंतु कक्षा के बाहर दूसरे कार्य समान बच्चों के साथ करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ विकलांग बालक जो होते हैं वह अलग कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे कार्य जो होते हैं वह समान बच्चों के साथ भी करते हैं, जैसे खेलना नहीं तो दोस्तों पढ़ना या अन्य पाठ सहगामी क्रियाएं जो होती है वह समान बच्चों के साथ करते हैं। एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विकलांग बच्चों को अलग शिक्षा जो कि विशेष कक्षा के रूप में होता था को हटाकर उनको समान विद्यालयों के समान बच्चों के साथ शिक्षा देना। देखिए दोस्तों, जो एकीकृत शिक्षा होता है, एक मतलब एक कृत मतलब एक साथ, आकृत मतलब एक ही आकृति, एक ही साथ पढ़ाना। एक ही साथ का मतलब क्या दोस्तों? विकलांग बच्चे जो होते हैं उनको और समान बच्चों को एक ही विद्यालय में एक ही शिक्षक के तहत एक ही कक्षा में पढ़ाना। देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से देखिए दोस्तों, एकीकृत शिक्षा का क्या उद्देश्य है? विकलांग बच्चों को अलग शिक्षा जो कि विशेष शिक्षा के रूप में दी जाती थी उसको हटाकर उनको अब समान विद्यालयों के समान बच्चों के साथ शिक्षा देना एकीकृत शिक्षा की मुख्य आवश्यकता होती है। अब देखिए दोस्तों, आगे है आपके सामने, एकीकृत शिक्षा 4 प्रकार के सीखने के सिद्धांतों पर बल देती है, जो कि है जानने के लिए सीखना, दूसरा है करने के लिए सीखना, तीसरा है एक साथ रखने के लिए सीखना, चौथा है पूरे शिक्षा के एकीकरण के लिए सीखना। यह एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है समन्वित शिक्षा की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। उत्तर है यह शिक्षा अपंग व सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण व संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक होती है। समन्वित शिक्षा में भी सामान्य बालक व विशिष्ट बालक एक साथ पढ़ते हैं। देखिए अब आगे देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपके सामने, यह शिक्षा सबके लिए शिक्षा के अधिकार का अनुपालन करती है। यह शिक्षा जाति, रंग व धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करती। देखिए दोस्तों, जो समन्वित शिक्षा है यह शिक्षा सबके लिए शिक्षा है। यह शिक्षा किसी भी जाति, वर्ग, रंग, भेदभाव या धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करती है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट आपके सामने, समन्वित शिक्षा के अंतर्गत समन्वित शिक्षा द्वारा समर्थ व असमर्थ बच्चे एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जिससे विद्यालय का वातावरण अच्छा बना रहता है। देखिए दोस्तों, समन्वित शिक्षा के अंतर्गत जो समर्थ बालक हैं, जो सामान्य बालक हैं, जो असमर्थ बालक हैं, जो कमजोर रूप से, जो शारीरिक रूप से कम अपंग बालक हैं या कमजोर बालक हैं, ऐसे बालकों को एक साथ एक ही विद्यालय के वातावरण में पढ़ाने से सभी बच्चे एक साथ एक नज़दीक आते हैं और भाईचारे बना रहता है। अब देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट है आपके सामने, यह शिक्षा अपंग बच्चों को कम प्रतिबंधित व अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वे सामान्य बच्चों के समान जीवन यापन कर सकें। देखिए दोस्तों, जो समन्वित शिक्षा है वह अपंग बच्चों को कम प्रतिबंधित करती है, उन्हें खुला वातावरण देती है और अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वह समान बच्चों के समान जीवन यापन कर सके, सामान्य बच्चों के समान महत्वपूर्ण समझे जा सके। अगला पॉइंट आपके सामने, समन्वित शिक्षा द्वारा जो सुविधाएं सामान्य बालकों को प्रदान की जाती है वही सुविधाएं असमर्थ बालकों को भी प्रदान की जाती है।
देखिए दोस्तों, जो समन्वित शिक्षा है, समन्वित शिक्षा में जो सामान्य बालकों को सुविधाएं दी जाएंगी वही सुविधाएं असमर्थ बालकों को भी प्रदान की जाएंगी। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि असमर्थ बालक तो विशिष्ट बालक होंगे, तो इनको वही सुविधाएं क्यों दी जाएंगी। देखिए दोस्तों, जो विशिष्ट बालक होंगे, जो अपंग बालक होंगे, जिनको कम सुनाई देता है, इनको उपकरण दिया जाएगा, यानी कि आपको सुनने के लिए मशीन दी जाएगी। जिनको जो अपंग बालक है इनको व्हील चेयर या विभिन्न उपकरण दिया जाएगा दोस्तों, तो ये उपकरण के साथ पढ़ेंगे। लेकिन जब इनको पूरी तरह से, जैसे कि जो कम सुनाई दे रहा है उनको मशीन लगा दिया गया, वो सुनने लगे, अच्छे हो गए। और दोस्तों जो अपंग बालक हैं उनको विभिन्न उपकरण दे दिए गए, वे भी चलने फिरने लगे, या वे भी सामान्य बालकों की तरह क्रियाकलाप करने लगे, वे भी अच्छे हो गए, यानी कि सामान्य बालकों की तरह हो गए। तो दोस्तों जो शिक्षक पाठ्यक्रम को पढ़ाएगा वह पाठ्यक्रम सामान्य बालकों को और विशिष्ट बालकों को एक साथ पढ़ाएगा। इसमें कोई भी अलग से सुविधा नहीं दी जाएगी कि जो अपंग बालक है इनको कुछ ज़्यादा पढ़ाया जाए, जो मतलब कि जो सामान्य बालक है इनको कुछ कम पढ़ाया जाए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक साथ पढ़ाया जाएगा, एक समान पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, छठवां पॉइंट है आपके सामने, यह शिक्षा असमर्थ बालकों को उनके व्यक्तित्व की पहचान के आधार पर व्यवहार करती है, उनकी बाध्यता के अनुसार नहीं। अब दोस्तों देखिए, अगला पॉइंट है समन्वित शिक्षा माता पिता अध्यापकों व शिक्षाविदों के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। देखिए दोस्तों, समन्वित शिक्षा के माध्यम से माता पिता अध्यापक व शिक्षाविद जो हैं उनका यह प्रयास रहे कि जो सामान्य बालक हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, इनको इस प्रकार समायोजित किया जा सके कि वे समाज के मुख्य धारा से जोड़ सके और उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न न हो। आठवां पॉइंट है समन्वित शिक्षा कम खर्चीली तथा सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। देखिए दोस्तों, समन्वित शिक्षा क्यों कम खर्चीली होती है। देखिए दोस्तों, जब आप जो विशिष्ट बालक है, जो कम शारीरिक रूप से बाधित बालक है, जब इन ऐसे बालक और सामान्य बालकों को एक ही विद्यालय में एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही कक्षा में पढ़ाएंगे, इनको कोई विशेष उपकरण किसी को नहीं दिया जाएगा, सबको एक साथ पढ़ाया जाएगा, तो दोस्तों स्वाभाविक है कि खर्चा कम आएगा। जब दोस्तों विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा दी जाएगी तो विशिष्ट शिक्षक, विशिष्ट सहायक सामग्री, सब कुछ विशिष्ट लगेगा, तो खर्चा अधिक आएगा। तो दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षा होती है वह अधिक खर्चीली होती है, जो समन्वित शिक्षा होती है वह कम खर्चीली होती है। अब दोस्तों देखिए, अंतिम प्रश्न आपके सामने, समाकलित शिक्षा का महत्व क्या है। उत्तर है प्राकृतिक वातावरण। सामान्य विद्यालयों के असमर्थ बच्चों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। असमर्थ बच्चे समर्थ बच्चों के साथ रहते रहते अपने आप को सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण के तहत देखिए दोस्तों, समाकलित शिक्षा का महत्व क्या होता है। समाकलित का मतलब होता है समन्वित वही शिक्षा जिसमें असमर्थ बच्चे जो हों, जो शारीरिक या मानसिक रूप से कम असमर्थ बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जब सामान्य बच्चों के साथ रहते रहते कुछ दिन में दोस्तों उनसे मित्रता हो जाती है और वे अपने आप को उनके साथ समायोजित कर लेते हैं, वे भी समान बच्चों के साथ अपने को महत्वपूर्ण समझते हैं। इससे दोस्तों सहजता से जो समान बच्चे असामान्य बच्चे के साथ, असामान्य बच्चे सामान्य बच्चों के साथ सहजता से उनके साथ समायोजित हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आपके सामने, मानसिक विकास। विशिष्ट बच्चों को विशेष विद्यालयों व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इससे उनमें हीन भावना पैदा होती है कि हमें समान बच्चों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस बात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन समन्वित शिक्षा विशिष्ट बच्चों को समान बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में प्रदान की जाती है, उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, यह बातें हम आपको कई बार बता चुके हैं। मानसिक विकास की बात करें तो जो विशिष्ट बालक है जब सामान्य बालकों के साथ पढ़ेंगे तो वे अपने आप को महत्वपूर्ण समझेंगे, उसमें हीन भावना नहीं आएगी कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम सामान्य बालकों की तरह कार्य कर सकते हैं, सामान्य बालकों की तरह पढ़ सकते हैं, तो वे भी समाज अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें भी आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। अगला पॉइंट आपके सामने, समानता का सिद्धांत क्या है। उत्तर है हमारे संविधान में प्रत्येक बालक के लिए समान शिक्षा देने की बात कही गई है। बिना किसी भेदभाव के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समन्वित शिक्षा की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, हमारा संविधान का मतलब है समधन विधान, सबके लिए एक विधान। इसलिए दोस्तों जो समाकलित शिक्षा है वह समानता के सिद्धांत पर आधारित है कि सभी बालकों को एक साथ एक समान शिक्षा प्रदान की जाए। अब दोस्तों देखिए, अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, कम खर्चीली। विशिष्ट शिक्षा देने के लिए विशेष अध्यापकों, विशेष प्रकार के शिक्षण विधियाँ, विशेष पाठ्यक्रम व विशेष शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी खर्चीली होती है। इसके अतिरिक्त समाकलित शिक्षा सामान्य विद्यालयों में प्रदान की जाती है, जो कम खर्चीली होती है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि जो विशिष्ट बालक होंगे, जब विशिष्ट बालक होंगे तो विशिष्ट अध्यापक होंगे, विशिष्ट अध्यापक होंगे तो विशिष्ट शिक्षण विधियाँ होंगी, विशेष पाठ्यक्रम होगा, विशेष सहायक सामग्री होगी, तो यह
व्यवस्था कैसी होगी, ये व्यवस्था काफ़ी खर्चीली होगी। जबकि दोस्तों जो समाकलित या समन्वित शिक्षा होगी, समाकलित शिक्षा में सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों को एक साथ पढ़ाया जाएगा, एक ही विद्यालय में पढ़ाया जाएगा और एक ही शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह शिक्षा कैसी होगी, कम खर्चीली होगी। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।